वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट TCL कॉलेज जांजगीर। आज हम मध्यकालीन भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में जफर खां उर्फ हसन गंगू ने की। जफर खां मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था। दक्षिण भारत में राज्य विस्तार के लिए इसे भेजा गया था, जहां इन्होंने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को इसने सुल्तान घोषित कर दिया और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। जब से स्थापना हुई तब से इस राज्य का विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। अगर हम भारत के मानचित्र पर ध्यान दें तो सबसे दक्षिण का जो राज्य था वह था विजयनगर। उसके ऊपर का हिस्सा बहमनी राज्य था और बहमनी राज्य के ऊपरी हिस्से में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का विस्तार रहा। ऐसी परिस्थिति में बहमनी राज्य दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य से लोहा नहीं ले सकता था और उसके साम्राज्य विस्तार की इच्छा केवल दक्षिण की ओर विस्तार करके पूरी हो सकती थी। इस कारण से बहमनी राज्य का निरंतर विजयनगर राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। यह संघर्ष प्रथम शासक के समय से ही शुरू हुआ। प्रारंभ में बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाया गया। बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम बदलकर अहसानाबाद किया। बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद इस वंश में एक एक करके अनेक शासक हुए। कुल शासकों की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें से हम प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद मुहम्मद शाह प्रथम शासक बना। इस शासक ने दक्षिण भारत में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसने वारंगल के साथ युद्ध करके गोलकुंडा को जीता और फिरोजी सिंहासन प्राप्त किया। इसके बाद के सभी शासक इसी सिंहासन पर बैठते रहे। इसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बना। इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। सामान्य रूप से विजयनगर से संघर्ष लगातार चलता रहा और आसपास के अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों में भी संघर्ष चलता रहा। इसके बाद फिरोज शाह का शासनकाल आता है। फिरोज शाह एक विद्वान शासक था, कवि भी था। इसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी शामिल किया था। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण कराया था। अगला शासक है अहमद शाह प्रथम। इस शासक ने 1425 में गुलबर्गा के बजाय बीदर को अपनी राजधानी बनाया। अहमद शाह प्रथम ने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को संधि के लिए विवश कर दिया था। इसने वारंगल व मालवा को पराजित किया।
अहमद शाह प्रथम का गेसु दराज नामक मुस्लिम संत से संबंध था, इस कारण से इसे वली या संत भी कहा जाता है। अहमद शाह प्रथम के बाद अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय शासक बना। इसने कोंकण और खानदेश को जीता। इसने अस्पतालों की स्थापना कराई। इसके पश्चात हुमायूं आता है। हुमायूं ये मुग़ल काल का हुमायूं नहीं है, बहमनी साम्राज्य का हुमायूं है। इसे क्रूर शासक कहा जाता था, बड़ा अत्याचारी शासक था ये। इसे जालिम हुमायूं नाम से भी जाना जाता है। इसका मंत्री था महमूद गवां, एक सामान्य मंत्री था। ये महमूद गवां आगे जाकर प्रधानमंत्री तक बना। स्वयं हुमायूं तो क्रूर था, परंतु महमूद गवां बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपनी सूझबूझ से राज्य को सुचारू रूप से संचालित किया। इसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय के समय में दरबारियों ने षड्यंत्र करके महमूद गवां के खिलाफ षड्यंत्र किया और उसको फांसी दे दी गई। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में महमूद गवां उसका प्रधानमंत्री था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक था कलीमुल्ला बहमान शाह। ये अंतिम शासक था। इसके बाद से बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया, समाप्त हो गया। कुल मिलाकर बहमनी साम्राज्य में 18 शासकों ने शासन किया। बहमनी साम्राज्य का विघटन जब हुआ तो यह 5 भागों में टूट गया। सबसे पहले बरार अलग हुआ। बहमनी साम्राज्य से बरार अलग हुआ 1484 ईस्वी में। बरार में इमाद उल मुल्क, इसका वास्तविक नाम था फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसने इमाद शाही वंश की नींव डाली। बरार के बाद बीजापुर अलग हुआ। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की नींव डाली 1490 ईस्वी में। इसके पश्चात अहमदनगर में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की नींव डाली, ये भी 1490 में। इसके बाद बीदर अलग हुआ। बीदर में अमीर अली वरीद नाम के व्यक्ति ने वरीद शाही वंश की नींव डाली 1492 में। इसके बाद सबसे अंत में अलग हुआ गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की नींव डाली 1512 में। ये गोलकुंडा में जो कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की नींव डाली, इसी कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था। बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ते समय हमें महमूद गवां को विशेष ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो था महमूद गवां था। शासक भले ही नहीं था, परंतु यह एक स्तंभ था जो बहमनी साम्राज्य को लंबे समय तक स्थायी रूप से रखने में सफल हुआ। यदि महमूद गवां को फांसी न दी गई होती तो बहमनी साम्राज्य का भविष्य शायद उज्जवल होता और लंबे समय तक टिका रहा था। महमूद गवां
को मलिक उस तुज्जार की उपाधि दी गई थी। बाद में मोहम्मद शाह तृतीय के समय में खान जहाँ की उपाधि दी गई थी। इसके कार्य की उपलब्धियों को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनकी शासन प्रबंध को पढ़ते हैं। इसने क्या क्या सुधार कार्य किए। सर्वप्रथम शासन प्रबंध। बहमन शाह ने सर्वप्रथम राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा था। महमूद गवा ने राज्य को 8 प्रांतों में बांटा। प्रांत को तरफ कहा जाता था। प्रशासन को चलाने के लिए 4 सदस्यों का प्रशासनिक परिषद का गठन किया। महमूद गवा के सैनिक कार्यों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। इन्होंने इसके नेतृत्व में कोंकण, संगमेश्वर, गोवा, राजमहेंद्री, कोडवीर आदि को जीता था। विजयनगर को परास्त कर इसने विजयनगर से अपार धन प्राप्त किया था। इसने उड़ीसा और कांजीवरम के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की थी। इसने प्रशासन में सैनिक सुधार भी किया। इसने सेना का पुनर्गठन किया। दुर्ग की रक्षा के लिए दुर्ग की रक्षा की। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। पहले सैनिकों को वेतन के बदले में जागीर या भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। इसने नगद वेतन की प्रथा प्रारंभ की। इसने राजस्व सुधार भी किया। राजस्व सुधार के अंतर्गत इसने भूमि की नाप की, उसका वर्गीकरण किया, उपजाऊ, बंजर, इस प्रकार से, और जमीन की उपजाऊ के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया। राजस्व को नगद या अनाज दोनों रूप में लिया जा सकता था। इसने किसानों को शोषण से मुक्त कराया। जमींदारों के शोषण से मुक्ति दी। जैसे सामंत होते थे, सामंतों की ज़मीन पर कृषक खेती करते थे तो उनके शोषण से मुक्ति मिली, परंतु सामंतों के शोषण से मुक्ति जरूर मिली, परंतु सीधे राज्य के शोषण में आ गए। किसानों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार नहीं हो पाया। इसने न्याय प्रक्रिया को भी सरल बनाया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार का कार्य किया। इसने शिक्षा को प्रोत्साहन किया। बीदर में महाविद्यालय प्रारंभ किया। स्वयं एक कलाकार था, एक लेखक था। इसने रौजत उल इंसा व दीवाने अस्र की रचना की थी। रौजत उल इंसा और दीवाने अस्र। महमूद गवा के बाद कोई अच्छा नेतृत्व करता, कोई मंत्री कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाया और धीरे धीरे बहमनी राज्य पूरी तरह से पतन की गर्त में चला गया। बहमनी राज्य के पतन के अगर हम कारणों पर चर्चा करें तो कुछ प्रमुख कारण जो दिखता है तो सर्वप्रथम है बहमनी राज्य के सुल्तानों की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता। बड़े निरंकुश शासक थे, स्वेच्छाचारी थे, जनता के सुख दुख से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। राजा का आदेश ही सर्वोपरि था। दूसरा प्रमुख कारण है निरंतर संघर्ष। जब से बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी तब से निरंतर विजयनगर राज्य से और आसपास के राज्यों से संघर्ष चलता रहा। कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता। तो निरंतर संघर्ष ने राज्य की आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति सभी पर प्रभाव डाला और राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया। तीसरा प्रमुख कारण है धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति। बहमनी राज्य के सारे शासक धर्मांध थे।
केवल फिरोज शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं को प्रोत्साहन दिया था। बाकी अधिकांश शासक धर्मांध थे और अन्य धर्म के लोगों के प्रति असहिष्णुता की नीति का पालन करते थे, जिसके कारण अन्य संप्रदाय के व्यक्तियों का सहयोग प्रशासन को पूरी तरह से नहीं मिल पाया। दूसरा, अगला चौथा बिंदु है विलासी जीवन। राज्य पाने के बाद विलास में डूबे रहे। पांचवा कारण है दरबारी षड्यंत्र। दरबार में हमेशा वहाँ पे गुट बना होता था, नए लोगों का और पुराने लोगों का। तो दोनों सरदारों के गुट में हमेशा मतलब गुटबंदी होती रहती थी। लोग राजा के कान भरते रहते थे। स्वयं उस राज्य का एक इतना महत्वपूर्ण मंत्री महमूद गवां भी उनकी षड्यंत्र का शिकार हो गया और सुल्तान ने उसे फांसी दे दी। योग्य शासकों का अभाव। आगे जाकर उनके उत्तराधिकारी, बहमन शाह के उत्तराधिकारी दुर्बल हुए। कोई योग्य शासक नहीं हुआ जो इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता था। और महमूद गवां की हत्या। अगर हत्या नहीं हुई होती तो शायद इतना जल्दी पतन नहीं हुआ होता। तो पतन के कारणों में हम महमूद गवां की हत्या को भी शामिल करते हैं। आशा है बहमनी राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।